हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था अधिगम एवं अर्जन और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में, जो कि आपको सीटेट पेपर 1 पेपर 2 या फिर यूपी टेट या कोई भी टेट का एग्जाम होता है जिसमें आपको हिंदी शिक्षण शास्त्र से जो प्रश्न आते हैं उससे संबंधित यह आज का जो टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम जानते हैं भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसके क्या सिद्धांत हैं और क्या कुछ कह रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या है। तो आपको बता चुके हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, चाहे आप लिखित तौर पर अभिव्यक्त कर रहे हो या फिर मौखिक तौर पर या फिर सांकेतिक तौर पर। यदि आपके पास भाषा है तो आप किसी भी व्यक्तियों को, किसी भी समाज को, किसी भी लोगों को आप अपनी विचारों से अभिव्यक्त कर सकते हैं और ये तभी संभव हो सकता है जब आपके पास लिखित, मौखिक या फिर सांकेतिक भाषा हो। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि भाषा सीखने में परिवार और समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो आपको पता है वैगोत्स्की, जो कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने अपने शोध में ये अपने जो विचारधारा में हमेशा समाज को ही महत्वपूर्ण भूमिका दिया है। यानी वैगोत्स्की जो थे, जो रूस के मनोवैज्ञानिक थे, इनका हमेशा से कहना था कि एक बालक का जो डेवलपमेंट होता है, उनका विकास होता है, चाहे वो भाषा के सीखना हो या फिर विकास के अन्य आयामों का डेवलपमेंट हो, सभी में कहीं ना कहीं समाज की भूमिका होती है और ये मुख्य भूमिका समाज। यहाँ आप एक चीज ट्रिक के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हैं कि जब भी आपको वैगोत्स्की नज़र आए तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप समाज को लेकर के महत्वपूर्ण मानेंगे, चूँकि वैगोत्स्की जो थे वो समाज को लेकर ही अपना पूरे का पूरे सिद्धांत है या फिर अपना जो भी मत दिया है वो पूरा समाज से रिलेटेड ही दिया है। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ और अगला टॉपिक है भाषा ज्ञान अर्जन करने का माध्यम है। बिल्कुल सही, जब आप भाषा सीखते हैं, जब आप भाषा अर्जन करते हैं तो इस क्रम में आपके जो ज्ञान अर्जन का माध्यम एक जो बनता है, ज्ञान अर्जन करने में जो सहायता देता है वो आपकी भाषा देता है। यदि आपके पास भाषा नहीं रहेगा, आप भाषा से अवगत नहीं रहेंगे तो फिर आप अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे और जब अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको भाषा अर्जन करने में कठिनाई होगा, भाषा सीखने में कठिनाई होगा। इसीलिए भाषा अर्जन करने के लिए जो है वो आप कोई भी चीज़ जो माध्यम है वो भाषा ज्ञान अर्जन करने का माध्यम हो जाता है। यानी आप ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं तो उसके लिए भाषा का होना आवश्यक है। आगे का जो टॉपिक है वो ये है कि भाषा शिक्षण का सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत हैं भाषा के, जिसके अंतर्गत पहला जो है वो अनुकरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि कोई भी बालक जो भाषा सीखते हैं वो अनुकरण करके, जैसे उसके घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बहुत सारे लोग होते हैं। अब उस घर में, उस परिवार में जो बच्चे होते हैं वो इन सब का अनुकरण करते हैं, अर्थात नकल करते हैं। यदि उनके माता पिता जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चे भी उस भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय अन्वेषक होते हैं, वो देखते हैं, सुनते हैं, अवलोकन करते हैं और फिर उसी के अनुसार वो अनुकरण करके उस तरह के विचारों को, उस तरह की बातों को, उस तरह की भाषाओं को समझने लगते हैं और बोलने लगते हैं। अगला जो टॉपिक है वो ये है अभ्यास का सिद्धांत। यानी भाषा शिक्षण के सिद्धांत में अभ्यास का सिद्धांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी इसमें इनका इस सिद्धांत का कहना है कि यदि कोई बालक भाषा सीखना चाहता है तो उनके लिए अभ्यास का होना ज़रूरी है। यानी बच्चे अभ्यास के माध्यम से भी अपने भाषा को जो है नवीकरण करते हैं, सीखते हैं, नयापन लाते हैं। तीसरा है बाल केंद्रित सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षा सिद्धांत को जनतांत्रिक, प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसमें मुख्य उद्देश्य
और मुख्य जो केंद्र होता है वो बालक होता है। यानी कि बाल केंद्रित सिद्धांत का यहाँ तात्पर्य ये है कि भाषा शिक्षण जब भी हो तो बालक को केंद्र में हो, बालक को ध्यान में रखो, बालक को यह देखा जाना चाहिए कि बालक की मातृभाषा क्या है, बालक किस भाषा में रुचि ले रहे हैं, बालक की भाषा क्या है, और उसी तरह की भाषा बालक जल्दी सीखते हैं। अगला जो है वह है क्रियात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि कोई भी बालक अपनी भाषा जो है वो क्रिया के आधार पर यानी करके सीखते हैं। अभ्यास, यहाँ अभ्यास और करके सीखना ये दोनों जो है वो मिलता जुलता है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि क्रियात्मक में हम बहुत चीज़ ऐसे होते हैं जो अपनी गतिविधि अपनी एक्टिविटी करके हम सीखते हैं। अगला जो है वो अगला आपका पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनः दोहराना। देखिए कोई चीज़ हम जब नहीं सीखते हैं, कोई चीज़ यदि छूट जाता है हमारे अधिगम करने के बाद भी उस चीज़ में हमें कहीं ना कहीं अंतर रह जाता है, एक कमी रह जाता है, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम पुनर्बलन का सहारा लेते हैं, अर्थात दोबारा उस पर बल देते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि पुनर्बलन कभी भी बालक को आंशिक रूप से देना चाहिए, सतत रूप से नहीं देना चाहिए। ये सीटेट की परीक्षा में पूछा भी गया क्वेश्चन है कि आंशिक पुनर्बलन बेहतर होता है या फिर सतत पुनर्बलन बेहतर होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कभी भी सतत पुनर्बलन बेहतर नहीं होगा, सबसे अच्छा जो पुनर्बलन होता है वो आंशिक पुनर्बलन होता है। अगला जो है वो है व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि आप जब भी भाषा शिक्षण का प्रयोग करें, भाषा की कक्षा का आयोजन करें, तो इस बात को आप खास ध्यान रखें कि आपके कक्षा में किन किन तरह के बालक हैं, उनकी व्यक्ति विभिन्नता को आप ध्यान रखें। भिन्न भिन्न बालक के लिए भिन्न भिन्न तरह का परिवेश, भिन्न भिन्न तरह की क्रियात्मक एक्टिविटी जो होता है ये सब आयोजन करना चाहिए, जिससे कि कोई भी बालक अपने आप को असहज महसूस नहीं करे। और अगला जो सिद्धांत है वो है अनुबंध के सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर आप देखे होंगे कि कोई बालक चित्र के आधार पर, किसके आधार पर, तो चित्र के आधार पर चित्र को देखते हैं और उसके साथ वो जुड़ाव करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। यहाँ बालक A और B, C नहीं भी जानता है, फिर भी वह एप्पल, कैट, डॉग इन सब के चित्र के आधार पर वो पढ़ना सीख जाते हैं। कारण ये होता है कि बालक के साथ जो है वो अनुबंध हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, और जिस जुड़ाव के कारण बालक अपनी भाषा का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए हम आगे जानेंगे भाषा शिक्षण की विधि। इसी तरह आपको हिंदी पैडागोगी के जितने भी टॉपिक हैं सभी को वीडियोज वाइज आपको जो मिलता रहेगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर ले, साथ ही साथ जो घंटी के बटन है उसको भी आप दबा करके इसको लाइक एवं शेयर अवश्य करें। मैं सीटेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको वीडियोज बाय अपलोड करता रहूँगा, जिससे कि आपके सीटेट की तैयारी को बूस्ट मिल सके। चलिए हम बढ़ते हैं भाषा शिक्षण की विधि की ओर, और भाषा शिक्षण जो टीचिंग मेथड है वो कौन कौन अपनाना चाहिए जिससे कि बालक को भाषा सीखने में मदद हो। जिसमें सबसे पहले आता है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो मूर्त का मतलब आप जानते ही होंगे, जो भी प्रत्यक्ष वस्तुओं के आधार पर यदि कोई बालक भाषा सीखता है, प्रत्यक्ष जो आपके सामने वस्तुएं होती हैं वो मूर्त कहलाता है। वही अमूर्त जो काल्पनिक चीज़ होता है वो अमूर्त कहलाता है। जिस प्रकार से यदि कोई बालक कोई खिलौना को देख करके खिलौना की बात को समझता है, खिलौना से अवगत होता है, खिलौना से जुड़ी जो भाषाएं हैं उनको यदि वो अनुकरण करते हैं तो ये होता है मूर्त। और धीरे धीरे अब उस खिलौना से जुड़े कुछ काल्पनिक चीज़ें हैं उनको भी यदि वो सीखते हैं तो ये है अमूर्त। तो बच्चा जो है स्टार्टिंग में वो मूर्त से अमूर्त की ओर भाषा सीखते हैं। इसके बाद जो है आपका दूसरा वो है ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात से अज्ञात, तो ये जो ज्ञात से अज्ञात हैं वो भी क्या है, भाषा शिक्षण के विधि है, टीचिंग मेथड है। इसमें बालक क्या करते हैं, जो ज्ञात जो चीज़ उन्हें जानकारी होता है उससे वो नवीन नवीन जानकारियों को, नए नए भाषा, नए नए शब्दों को, उस भाषा से जुड़े जो शब्द होते हैं उसको सीखने की कोशिश करता है। अगला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो यहाँ आप लोग जान लेंगे स्थूल का मतलब यहाँ है जो भी मूर्त वस्तुएं होती हैं, और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्थूल अर्थात छोटी बड़ा वस्तु,
कोई बड़े रूप में, व्यापक तौर पे, और सूक्ष्म का मतलब होता है फिर धीरे धीरे उसके जो बहुत बहुत छोटे छोटे बारीकी चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। यानी मोटे तौर पे आप इसे ऐसे समझे कि किसी चीज़ के बारे में पहले हम व्यापक तौर पर नहीं जानकर मोटे तौर पे जानेंगे और फिर इसे हम छोटी छोटी बातों को बच्चों को सिखाएंगे। यही है स्थूल से सूक्ष्म विधि। अगला जो है वो है सरल से जटिल की ओर। बच्चे को कभी भी सबसे पहले सरल कार्य सिखाना चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए बालक के सामने, फिर उसके बाद उसी से जुड़े जो जटिल भाषाएं होती हैं उसका हम अवगत कराएंगे। तो ये जो आपका टीचिंग मेथड है वो सरल से जटिल की ओर है। अगला जो है वो है आगमन से निगमन। तो ये आप जानते ही हैं और यहाँ नीचे हम आपको आगमन और निगमन में अंतर भी बताएंगे। इसके बाद दो चीज़ आता है मूर्त और अमूर्त। तो इसका डेफिनेशन हम पहले ही आपको कर दिए हैं, फिर भी यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है मूर्त अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जो बालक देखते हैं उसे मूर्त कहेंगे, और अमूर्त जो अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। यदि आप हिंदी पैडागोगी या फिर सीटेट पेपर 1 से संबंधित सभी नोट्स आप लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8873794919। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ मामूली शुल्क देकर आप पेपर 1 के सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वही हम पेपर 2 की बात करें तो वो नोट्स जो हैं अभी जारी हैं बनना, पूरे कंप्लीट होते हैं वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अभी आप पेपर 1 का नोट्स ले सकते हैं। चलिए इसमें हम जानते हैं आगमन और निगमन। इसे आप देख लेंगे। यदि आप आगमन को ध्यान में रख लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका निगमन जो है वो हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं आगमन विधि जो है वो छोटे बच्चों के लिए है, वही निगमन विधि जो है वो बड़े बच्चों के लिए। यानी जब आप टीचिंग मेथड में आगमन विधि का सिलेक्शन करेंगे, चूज करेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये छोटे बच्चों के लिए मुझे सेलेक्ट करना है। ये जो है मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाता है, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनौपचारिक से औपचारिक। अनौपचारिक यानी बिना नियम कानून व्यवस्था के, बिना सिलेबस के, बिना कुछ करिकुलम के, और औपचारिक जो कि आप जानते हैं विद्यालय औपचारिक शिक्षा का केंद्र है और वहाँ हम उसे धीरे धीरे पूरे नियमबद्ध तरीके से ले जाएंगे। इसके बाद स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात और उदाहरण से नियम। तो ये जो यदि आप आगमन विधि ध्यान में रख लेते हैं तो फिर इससे आपका निगमन विधि ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट होता है निगमन विधि। आगे कुछ ट्रिक हैं जो कि आप देख सकते हैं। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। यानी जब भाषा अर्जन की बात करें, भाषा अधिगम की बात करें तो आपको बता दें भाषा अर्जन जो होता है वो सहज एवं स्वाभाविक होता है। ये प्राकृतिक चीज़ है, गॉड गिफ्टेड चीज़ है, जिसके अंतर्गत आता है मातृभाषा। यानी कभी भी आप मातृभाषा को सीखते नहीं बल्कि वो अर्जन हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। वही हम बात करें यदि भाषा अधिगम की तो ये प्रयासपूर्ण होता है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए आपको कुछ न कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप सीखते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि द्वितीय भाषा सेकेंडरी लैंग्वेज जो होता है आपका वो अधिगम है या अर्जन है, तो आप बेहिचक कहेंगे वो अधिगम है। लेकिन मातृभाषा जो होता है वो अर्जन के श्रेणी में आता है, न कि अधिगम में। विविध वाला उत्तर होता है। जब भी कभी आपके ऑप्शन में यदि विविध लगा हो तो ध्यान रखेंगे वो 80% आपको पॉजिटिव होगा, उसे आप निगेटिव के तौर पे नहीं लेंगे। आगे जो है समृद्ध भाषिक परिवेश वाला उत्तर होता है। बेहिचक 99% आपको बोल रहे हैं। यदि आपके प्रश्न में कोई भी यदि वो प्रश्न पॉजिटिव में पूछा जा रहा हो, ऐसा नहीं हो जो नहीं में पूछा जा रहा हो, नेगेटिव में हो, यदि वो पॉजिटिव में हो और आपके ऑप्शन में यदि समृद्ध भाषिक परिवेश आ गया है तो निश्चित तौर पर आपके उस प्रश्न का उत्तर वही होगा। इसी तौर पर हम बहुत सारे आपके ट्रिक भी बताएंगे अगले वीडियो में। जैसे जैसे आपका जो चैप्टर है वो होता जाएगा और बहुत सारे हम ट्रिक जो हैं आपको देते जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर के। जय हिंद।